गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। हमने मोहम्मद घोरी के अटैक तक का टॉपिक कंप्लीट किया था। कैसे मोहम्मद घोरी ने भारत पे 2 बार अटैक किया, इंडिया पे 2 बार अटैक किया। बैटल ऑफ तराई के नाम से वो बैटल जहाँ जाना गया, बैटल ऑफ तराई। ये 2 बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था और उसके बाद उसको क्षमादान दे दिया था, क्षमा कर दिया था और वो वापस अफ़गानिस्तान चला गया था, घोर प्रदेश। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई था उसमें घोरी ज़्यादा अच्छे तैयारी के साथ आया था। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था कि कैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। आज जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है स्टार्टिंग ऑफ अ डायनेस्टी। स्टार्टिंग ऑफ अ डायनेस्टी इन इंडिया। आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घोरी का सबसे ट्रस्टेड स्लेव था, मोहम्मद घोरी ने उसे गद्दी पे बिठा के अफ़गानिस्तान गया था वो अपना वहाँ का राजकाज देखने या समेटने। रास्ते में उसकी मौत हो गई, मार दिया गया। वो एक अलग कहानी है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पे बैठता है, क्योंकि वो स्लेव है और वहाँ मोहम्मद घोरी की मौत हो जाती है, तो अब इस गद्दी का असल सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के उसकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, उसके लिए उसको बहुत क्रेडिट हमेशा दिया जाता है। हालांकि वो एक स्लेव था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा रूलर या एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। रूलर तो नहीं कहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो इस्लामिक अटैक था इंडिया पे, इसके कई सारे रीजंस थे। इकोनॉमिक रीजन थे। इकोनॉमिक रीज़न का मतलब है पैसे से जुड़ा रही रीज़न, क्योंकि इंडिया में अपार धन दौलत थी, संपदाएं थी, तो उसको ये लेना भी चाहते थे, लूटना भी चाहते थे। कई सारे सुल्तान इसके स्वामी बन के, इसके मास्टर बन के यहीं पे रह के उसको भोगना चाहते थे। दूसरा रीज़न था धार्मिक रीज़न, यानी कि उनके धर्म से जुड़ा रीज़न। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो इस्लाम को फैलाना चाहते थे, ज़्यादा बड़े जगह में फैलाना चाहते थे। और अगर एक ऐसा देश जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है वो अगर इस्लाम को अपना लेता है तो इस्लाम को बहुत हद तक बढ़ावा वहाँ से मिल सकता था। इसलिए भी इंडिया पे जो है लगातार अटैक्स होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आके इस काम को कंटिन्यू किया, जारी रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 साल तक रूल कर पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसके अपने बेटे तो थे ही, बेटी भी थी एक। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी के पति का नाम था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि गद्दी पे बैठ पाए, तो उनके बेटों को मार के या हरा के इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभाली। दूसरा सुल्तान वो दिल्ली का बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे सुल्तान उनके दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को श्रेय जाता है कि उन्होंने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया, कुछ हद तक फाइनल कंप्लीशन तक पहुंचा दिया था उन्होंने। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कराया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इल्तुतमिश के उस कुतुब मीनार को ख़त्म कराने के बाद भी जब तुगलक डायनेस्टी आई तो फिरोज शाह तुगलक ने उस पर 2 जो है स्टोरीज और ऐड करवाई और फाइनली कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो समाप्त हुआ। तो ये 2 अलग अलग व्यूज़ हैं। तो इल्तुतमिश
सबसे स्ट्रॉन्ग स्लेव डायनेस्टी के राजाओं में इनकी गिनती होती है, सुल्तानों में इनकी गिनती होती है। इल्तुतमिश ने इंडिया को, स्लेव डायनेस्टी को मंगोल अटैक से भी प्रोटेक्शन देने का काम किया। उन्होंने बॉर्डर पे अपनी बहुत ज़्यादा सशक्त, बहुत शक्तिशाली सेना को भेजा। इवन ये भी कहा जाता है कि मंगोल सेनाओं को डराने के लिए तकरीबन 8,000 मंगोल सैनिकों के सर से, कटे हुए सर से उन्होंने दीवार बनवाई, मीनार बनवाए, ताकि मंगोल हम हमलावरों के दिलों में खौफ पैदा किया जा सके। मंगोल एक हमलावर जाति थी जो मंगोलिया के साइड से आती थी। उनका मकसद, होल एंड सोल मकसद अटैक करके प्लंडर करना, लूट करना होता था। उनको रोकना किसी भी सुल्तान या राजा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। तो इल्तुतमिश काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने राज किया और बहुत एक अच्छे सुल्तान के रूप में अपनी छवि उन्होंने बनाई। अच्छे मीन्स स्ट्रॉन्ग। इल्तुतमिश के डेथ के बाद उनके अपने बेटे भी थे, लेकिन उनकी बेटी भी थी। अगेन इल्तुतमिश के बेटे इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो राज्य संभाल पाए। तो इल्तुतमिश ने अपनी गद्दी का वारिस अपनी बेटी को बनाया और उनकी बेटी का नाम था रज़िया। जी हाँ, ये वही रज़िया सुल्तान है जो भारत की पहली लेडी सुल्तान बनी। हालांकि वो कॉम्पिटेंट थी, अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन जो सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि एक औरत उनके ऊपर शासन करे। इसीलिए रज़िया जो है ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाई। केवल 4 साल तक उनका शासन चला। उसके बाद उनके अपने ही मंत्रियों ने प्लान करके उनकी हत्या कर दी। रज़िया के मरने के बाद गद्दी के लिए होड़ शुरू हो गई, रेस स्टार्ट हो गया और फाइनली गद्दी पे बैठने का अधिकार जो पाया, सारे रिबल्स को दबा के गद्दी पे बैठा उलूग खान बलबन। तो बच्चों मैं ये बता दूं आपको कि उलूग खान बलबन स्लेव डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान था, स्ट्रॉन्गेस्ट। उसने स्लेव डायनेस्टी को उसके पीक तक पहुंचाया, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे राज्य को एडमिनिस्टर किया, सब चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखने का काम वो करता था। उलूग खान बलबन के डेथ के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं आया जो स्लेव डायनेस्टी को स्टेबिलिटी दे सके, संभाल के रख सके, और इवेंचुअली स्लेव डायनेस्टी वहाँ पे गिर गई, फॉल हो गया। स्लेव डायनेस्टी के बाद या स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज ममलूक डायनेस्टी। तो स्लेव या ममलूक डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी कौन सी आई ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्लेव डायनेस्टी पे आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइन से स्लेव डायनेस्टी के जितने भी सुल्तान हैं उनका नाम लिखें और उनका नाम लिख के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करें या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।